प्यारे दोस्तों, मैं रामानंद यादव मैथ हब खाबा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज 2022 का दुर्गा पूजा का अष्टमी है, महाअष्टमी है। महाअष्टमी के शुभ अवसर पर सबसे पहले माँ दुर्गा को कोटि कोटि नमन करता हूँ और माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जितने भी छात्रगण हैं या पूरे संसार विश्व के जितने भी प्राणीगण हैं, सबकी रक्षा कीजिए, सबको सुबुद्धि दीजिए, ताकि सब जो है भाईचारे के रूप में बना रहे और अपने अपने धर्म को स्वतंत्रतापूर्वक अपनी आज़ादी के साथ मना सके। और आज आप लोगों के लिए मैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 की संख्या में तैयार किया हूँ। देखने में तो संख्या बहुत कम लग रही है, लेकिन यह 20 नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी मैं बताने जा रहा हूँ। कई 20 क्वेश्चन आप लोग इतने 20 क्वेश्चन को हल करने के बाद कितने आप 20 हल कर सकते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन सारे क्वेश्चनों में छिपा हुआ है। तो हम आप शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आप लोग इसको बनाइए, देखिए बना के आप लोगों से कितना क्वेश्चन 20 में से 20 बनता है या नहीं बनता है। जोरों से तैयारी कीजिए, मन लगा कर तैयारी कीजिए। कहावत है कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। मनुष्य के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। असंभव को संभव बनाना मनुष्य का कर्तव्य है, काम है। अब नंबर 2 है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से कौन सा त्रिभुज बनता है। नंबर 3 है किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से कौन सा त्रिभुज बनता है। चौथा क्वेश्चन है किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है। पांचवा क्वेश्चन है किसी समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो डॉट 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 खाली जगह त्रिभुजों में बांटता है। वो कैसा त्रिभुज होता है। दो त्रिभुजों में तो बांटता है प्रत्येक विकर्ण, लेकिन कैसा त्रिभुज होता है, त्रिभुज के बारे में पूछा है। यदि किसी त्रिभुज के आधार के दोनों ओर बढ़ाने पर प्रत्येक बहिष्कोण 120 डिग्री का हो तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। ये पूछा जा रहा है कि किसी त्रिभुज के आधार के दोनों आधार की भुजाओं को आगे बढ़ा दिया जाता है, दोनों तरफ आगे पीछे बढ़ा दिया जाता है, तो बहिष्कोण 120 बनता है, तो वो किस प्रकार का त्रिभुज है। 7 नंबर क्वेश्चन है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, वो लिखना है यहाँ पर। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होती है, वो लिखना है आपको यहाँ पर। किसी त्रिभुज के बहिष्कोण उसके प्रत्येक अंतःकोण से क्या होता है। त्रिभुज में 3 अंतःकोण बनते हैं और 3 बाहर के भी कोण बनते हैं। तो यहाँ पर बहिष्कोण के बारे में कहा गया कि प्रत्येक अंतःकोण से बहिष्कोण क्या होता है, वो लिखना है। यदि किसी त्रिभुज का केंद्रक उसके तीनों मध्यिकाओं को डॉट 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 बांटता है, यानी मध्यिका जो है, केंद्रक जो है मध्यिकाओं को कैसे बांटता है, कितने अनुपात में बांटता है, ये कह रहा है। दो समांतर रेखाओं के बीच की लांबिक दूरी क्या होती है। मान लीजिए दो समांतर रेखा है, उसके बीच की लांबिक दूरी पूछा है। 90 डिग्री पर कोण यदि बना के उसके लांबिक दूरी को ज्ञात किया जाए तो कितनी होती है। एक्स अक्ष से लांबिक दूरी को क्या कहते हैं। 12वां नंबर हमारा क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है कि वाई अक्ष से लांबिक दूरी को क्या कहते हैं। एक्स अक्ष से लांबिक दूरी को क्या कहते हैं। और 13वां क्वेश्चन है कि वाई अक्ष से लांबिक दूरी को क्या कहते हैं। अब 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक डॉट 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 होता है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का यदि हम आलेख खींचते हैं तो किस प्रकार का आलेख तैयार होता है। अब नंबर है 15, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने अपरिमेय संख्या होते हैं। जैसे कोई भी दो परिमेय संख्या उसके बीच में कितने अपरिमेय संख्या होते हैं। अब है 16 नंबर, 3 + √2 एक संख्या है, ये कैसी संख्या है, इसको बताना है। आपको कैसा संख्या लगता है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, कौन सी संख्या है, वो बताना है। अब यहाँ पर एक जो है घातीय संकेतन में लिखा हुआ, इसको कर्णी चिन्ह में व्यक्त करना है। घातीय संकेतन में लिखा हुआ कर्णी चिन्ह में इसको व्यक्त करना है।
क्वेश्चन नंबर 18 है परिमेयकारी गुणक लिखना है, यानी इसको परिमेयकारी गुणक इसका लिखना है कि इसको क्या किया जाए जो कि ये परिमेयकारी गुणक यानी परिमेय संख्या बन जाएगा। इसको फिर जो है ये करनी में लिखा हुआ इसको घातीय रूप में व्यक्त करना है, इसका संयुग्मी करनी लिखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है 3 + √2 के संयुग्मी करनी लिखें, इसका संयुग्मी करनी क्या होगा उसे लिखना है। तो यदि आप हमारे करनी की वीडियो को देखे होंगे, करनी के कॉन्सेप्ट को देखे होंगे, पार्ट 3 को आप देखे होंगे, तो ये 4-5 क्वेश्चन जो है आपसे आसानी से बन जाएगा। तो बस आज हम इतना ही क्वेश्चन आप लोगों को 20 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग 20 क्वेश्चन को हल करके हमें कमेंट में बताइए कि हम कितना क्वेश्चन बना पाए। उसके बाद फिर हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी बनाएंगे। दोस्तों आज हम फिर इसी का सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, 1 नंबर से 20 नंबर तक सॉल्यूशन विथ कॉन्सेप्ट के साथ में तैयार कर रहा हूं। आप हमारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से देखिए, समझिए क्या कॉन्सेप्ट कहता है, आप कॉन्सेप्ट को समझकर अधिक से अधिक लाभ उठाएं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कहता है, यहाँ पर ऊपर में लिख देते हैं सॉल्यूशन विथ कॉन्सेप्ट के साथ मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आप हमारे कॉन्सेप्ट को देखिए। किसी समबाहु त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, क्या कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज कौन सा होता है। अब देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं तब आपको बताएंगे। तो मान लिया जाए हम एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, ABC। अब इस 6 सेंटीमीटर का हम लिए हैं, मान लेते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर। इन तीनों के मध्य बिंदु को मिला देते हैं हम। फिर ये वही कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से इसका नाम D दे दिया, इसका नाम E दे दिया और इस बिंदु का नाम F दे दिया। इसको यदि हम मिला देते हैं तो ये भी एक त्रिभुज बन जाता है, DEF भी एक त्रिभुज बनता है। तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कैसा त्रिभुज बनेगा, तो देखिए कैसा त्रिभुज बनेगा इसके बारे में हम बता रहे हैं। एक थ्योरम है, प्रमेय है मध्य बिंदु प्रमेय का नाम है मध्य बिंदु प्रमेय। आप उसको पढ़े होंगे तभी आप इनको समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं आप समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगा। मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे देखिए AB और AC का मध्य बिंदु D और E है, तो यदि AB और AC के मध्य बिंदु को यदि मिला दिया जाता है, यानी कि DE को मिला दिया जाता है, तो वो तीसरी भुजा की आधी और समांतर हो जाती है। ये है मध्य बिंदु प्रमेय। फिर से एक बार सुने, दो भुजाओं के किसी त्रिभुज में, स्टेटमेंट है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दी जाती है तो वो तीसरी भुजा की आधी और समांतर हो जाती है। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए कि AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, तो DE बराबर क्या हो जाएगा, DE बराबर हो जाएगा हाफ BC। हमको समांतर से यहाँ मतलब नहीं है, आप BC तो देख पा रहे हैं कि BC हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर है। BC हमारा कितना सेंटीमीटर है, तो हाफ गुना 6 यानी कि हमारा DE कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। BC की आधी होगी D। अब आप दूसरा भुजा देखिए DF बराबर, ये DF कहाँ है, आप जरा देखिए कि इस भुजा का मध्य बिंदु D है और इस भुजा का मध्य बिंदु F है, तो DF बराबर क्या हो जाएगा, हाफ AC हो जाएगा, हाफ AC। और AC भी हमको पता है AC 6 है, तो यहाँ पर DF भी हमारा ये 3 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आप EF को देखिए, जरा आप गौर से EF को देखिए, EF भी हमारा कितना हो जाएगा, हाफ AB होगा, क्योंकि AC का मध्य बिंदु E है और BC का मध्य बिंदु F है। अब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को यदि मिला देते हैं तो वो तीसरी भुजा की समांतर और आधी हो जाती है। यहाँ हमें समांतर से मतलब नहीं है, तो यहाँ हाफ गुना 6 हो जाएगा और ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब पता है आपको कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं यानी कि DEF की तीनों भुजाएं समान है, 3 3 3 है, तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है उसको हम लोग कौन सा त्रिभुज कहते हैं, तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमारा समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु को जब हम मिला देते हैं तो समबाहु त्रिभुज ही बनता है। समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो समबाहु त्रिभुज ही बनता है, और ये हमारा हो गया आंसर और ये हमारा है कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं अगली क्वेश्चन को। अब हमारा अगला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर है। नंबर 2 कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है,
समद्विबाहु, आपको पता होगा समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये 6 है, ये 6 है और ये हमारा 10 है। ठीक है, तो दो भुजा बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है। अब देखिए यहाँ पर हम मध्य बिंदु डी ले लेते हैं, यहाँ पर मध्य बिंदु ई ले लेते हैं और यहाँ पर हम मध्य बिंदु एफ ले लेते हैं। अब देखिए हम डी को मिला देते हैं, फिर डी एफ को मिला देते हैं, फिर इसको भी मिला देते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है वो तीसरी भुजा की आधी और समांतर होती है। तो हमारा डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ बी सी हो जाएगा। और आपको बी सी पता है 10 सेंटीमीटर है, तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा। हम उदाहरण ले रहे हैं, हिसाब में दिया हुआ नहीं है, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये 6 है, ये 6 है, ये 10 है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। डी हमारा निकल गया। अब हम निकालेंगे डी एफ। डी एफ बराबर क्या होगा, हाफ ए बी होगा, हाफ ए बी। और ए बी आप देख पा रहे हैं, ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर है। ए बी हमारा कितना सेंटीमीटर, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ जब 6 सेंटीमीटर है तो ए बी हमारा कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, ए बी 6 सेंटीमीटर यानी हाफ गुना 6, तो डी एफ भी हमारा कितना सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम ई एफ, तो फिर ई एफ भी कितना होगा, हाफ ए सी होगा। और ए सी भी हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर। अब आप लिख दीजिए डी हमारा कितना सेंटीमीटर हो जाता है, 5 सेंटीमीटर। डी एफ हमारा कितना सेंटीमीटर हो जाता है, 3 सेंटीमीटर। ई एफ हमारा कितना सेंटीमीटर हो जाता है, 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप देखिए कि यह जो त्रिभुज बना डी एफ, इसमें भी ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसे हम लोग कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज ही कहते हैं। तो यानी समबाहु को बनाए, समद्विबाहु के मध्य बिंदुओं को मिलाए तो समबाहु ही बना, और समद्विबाहु के मध्य बिंदु को मिलाए तो ये भी हमारा समद्विबाहु त्रिभुज ही बना। कैसा त्रिभुज बना, समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम तीसरा नंबर, कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए। तीसरा नंबर हिसाब हमारा क्या कहता है, तीसरा नंबर हिसाब हमारा क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से, तीसरा नंबर हिसाब किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से कौन सा त्रिभुज बनता है। तब हम एक समकोण त्रिभुज भी बना के देखते हैं। हमारा तीसरा नंबर है समकोण त्रिभुज, ये कह रहा है। दोस्तों अब समकोण त्रिभुज के भुजा के बारे में आपको पहले जानना होगा। आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं अपने मन से, आप कुछ ले सकते हैं ऐसा नहीं होता है। जैसे हमने इसको ले लिया 8, 6 और इसको 10 लिया। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होना चाहिए समकोण त्रिभुज में, वही समकोण त्रिभुज का भुजा होता है। 10 दाई 100, 6 का 36, 88 64, 64 और 36 को जोड़ते हैं 100 हो जाता है। तो ये समकोण त्रिभुज का भुजा है। अब हम क्या करेंगे, इसके तीनों मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं। तो इसका मध्य बिंदु यहाँ पर हम ले लेते हैं डी, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं ई, और इसका मध्य बिंदु यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं एफ। अब हम डी को मिला दिया। अब पहले एक एक करके देखिए, तो डी बराबर क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट पता है आपको पहले से कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाता है तो तीसरी भुजा का आधी हो जाता है। तो डी बराबर क्या होगा, हाफ बी सी होगा, यानी हाफ गुना 6 हो जाएगा, और ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यदि हम इसको मिला देते हैं, अब देखिए ये दोनों मध्य बिंदु, ये बी सी और ए सी के मध्य बिंदु को मिला दिया तो हमारा क्या बना, ई एफ। और ये ई एफ किसका आधा हो जाएगा, तो ए बी का आधा हो जाएगा। और ए बी हमारा कितना है, 8 है, तो यहाँ पर 8 2 चुका 8, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यदि हम ई दोनों को मिला देते हैं तो ये जो है डी एफ भुजा हो जाता है, और डी एफ ये किसका आधी हो जाएगी, ए सी की आधी हो जाएगी। और ए सी हमारा कितना सेंटीमीटर है, 10 है, तो 10 का आधा कितना हो जाता है, 5 cm हो जाता है। तो यानी कि हमारा हो गया डी ई हो गया 3 सेंटीमीटर, और ई एफ हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये कितना सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए 3 4 5 ये समकोण त्रिभुज का भुजा है कि नहीं। तो अब कर्ण सबसे बड़े भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 5 है 25, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 9 25 और 25, यानी ये भी समकोण त्रिभुज ही बना। ये जो भुजा, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जो हमने मिला दिया तो ये भी कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज ही बना। यानी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को यदि मिला दिया जाता है तो समकोण त्रिभुज ही बनता है। अब तीनों त्रिभुज हो गया। आप समझ गए कि समबाहु के मध्य भुजाओं को मध्य बिंदुओं से मिला जाता है भुजाओं को, तो समबाहु बनता है, समद्विबाहु से समद्विबाहु ही बनता है, और समकोण त्रिभुज से समकोण ही बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है
कि किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है। समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है। जैसे मान लिया जाए, हम फिगर से आपको समझा रहे हैं, ये 4 नंबर है, ये समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी। तो ए और बी जो है आसन्न कोण है, ए और बी जो है आसन्न कोण है। अब देखिए, यदि कोई एक भी कोण आपको पता होगा, जैसे मान लिया जाइए एक कोण 70 है, ये थ्योरम है, प्रमेय है कि समांतर चतुर्भुज सिद्ध करें कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यानी कि कोण ए और जोड़ बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यदि ए हमारा 70 दिया है तो बी हमारा कितना निकलेगा, 110 निकलेगा। कोण बी बराबर कितना होगा, 180 घटा 70 बराबर 110 डिग्री होगा। तो ये हमारा कह रहा था कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, तो हमेशा 180 होता है। और इसका कॉन्सेप्ट देखिए, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो जब ये 70 है तो ये भी 70 होगा। फिर देखिए, ये जब 110 है तो ये भी 110 होगा। आप किसी भी आसन्न कोण को जोड़ के देखिए 180 पूरेगा। ए और बी आसन्न कोण है, दोनों को जोड़िए 180 हो जाता है। फिर बी और सी आसन्न कोण है, 110 जोड़ 70 180 होता है। सी डी आसन्न कोण है तो फिर जोड़ के देखिए 180 हो जाता है। ए डी आसन्न कोण है, जोड़ के देखिए 180 हो जाता है। तो इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा आसन्न कोण 180 डिग्री होता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को 2 डॉट 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 त्रिभुजों में बांटता है। देखिए, यदि आप किसी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण खींच देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, तो ये मान लिया जाए समांतर चतुर्भुज है हमारा, ये भी एक थ्योरम है, ये भी एक थ्योरम है। यदि आप ये विकर्ण खींच देते हैं ए बी सी डी, तो यहाँ पर 2 त्रिभुज पहले बनता है। क्या बनता है, त्रिभुज ए बी सी, और क्या बनता है, त्रिभुज एडीसी। और ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात अभी नहीं करूंगा। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को यदि आप सर्वांगसम दिखाते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम हो जाते हैं। अब यदि इधर से आप विकर्ण खींच देते हैं, अब हम दूसरा समांतर त्रिभुज बना रहे हैं, और इधर से आप यदि विकर्ण खींच देते हैं ए बी सी डी, तो यहाँ पर भी जो ये दोनों त्रिभुज बनता है, त्रिभुज इसका नाम हो जाएगा ए बी डी, और सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी। तो यानी वही ये कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। कैसे त्रिभुजों में बांटता है, सर्वांगसम, सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है, सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 6। नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के आधार के दोनों ओर बढ़ाने पर, अब इसको एक फिगर बना के हम देखते हैं पहले, बिना फिगर का आप नहीं समझ पाइएगा। बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया, ए बी सी। यदि किसी त्रिभुज के आधार, ये आधार है, आधार बी सी को दोनों ओर बढ़ा देने पर बहिष्कोण 120 डिग्री बनता है। तो यहाँ देखिए अब कितना डिग्री बन रहा है, 120। यहाँ पर भी बहिष्कोण है 120, दे दीजिए इधर एफ, इधर ई, इधर एफ। अब देखिए कि ये कैसा त्रिभुज बनता है, पूछा जा रहा है कि एबीसी जो त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज बनता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये जब 120 डिग्री है तो अंदर कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। ये जब 120 डिग्री है तो इसके अंदर का कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये सरल रेखा पर दोनों कोण बना है, इधर भी ये सरल रेखा पर बना है। अब जब किसी त्रिभुज का 2 कोण 60 डिग्री है तो तीसरा कोण भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 60 60 120 हो गया, तो बचा कितना, 60। तो तीसरा कोण भी 60 डिग्री हो जाएगा। और जिस त्रिभुज का तीनों कोण 60 डिग्री होता है उसको हम लोग कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज हमारा आंसर होगा। अब हम नंबर देखते हैं 7। किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। देखिए ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी, 4 3 5। देखिए ये भी एक थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है, त्रिभुज तभी बनता है जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। 2 भुजाओं का योग जब तीसरी भुजा से बड़ी होती है तभी त्रिभुज बनता है, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगी। आप देखिए यहाँ पर 4 जोड़ 3, 4 जोड़ 3 ये बड़ा है 5 से, है ना, 4 3 7, 7 बड़ा है 5 से। अब ये दोनों भुजा को जोड़ दीजिए, 5 जोड़ 3 बड़ा है 4 से,
5 3 कितना 8, 8 बड़ा है 4 से, तो ये भी बात सही है। अब इस दोनों को जोड़िए, 5 4, 5 जोड़ 4, तीसरा भुजा हमारा ये 3 है, तो 3, 5 4 9, 9 भी बड़ा है 3 से, ठीक है। तो यानी कि ये दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है, ये त्रिभुज का नियम कहता है, ठीक है। तो इसी तरह से त्रिभुज बनता है। यदि आप समझिए इस तरह से, फिर समझिए कि आप इस तरह का आप त्रिभुज अभी नहीं बना पाएंगे। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 3 ले लिया, यहाँ पर 4 ले लिया और यहाँ पर 7 ले लिया। अब जरा देखिए कि दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो 4 3 कितना होता है, 4 3, और ये तीसरी भुजा 7 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 7 बराबर 7 हो जाता है, ये 7 बराबर 7 हो जाता है। तो आप जो है डिवाइडर की सहायता से, स्केल एवं डिवाइडर की सहायता से 7 सेंटीमीटर आधार ले लीजिए किसी त्रिभुज का, और आप इधर 3 सेंटीमीटर इधर 4 सेंटीमीटर कटा के आप देखिए तो त्रिभुज कभी नहीं बनेगा। आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे कि त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है। आप पहले डिवाइडर से डेढ़ सुई जिसको बोलते हैं, डेढ़ सुई से आप बीसी 7 सेंटीमीटर काटिए इंची पर रख के, और यहाँ से डेढ़ सुई से 3 सेंटीमीटर, यहाँ से आप 4 सेंटीमीटर काटिए, तो दोनों कटान जो है एक इधर चल जाएगा एक इधर चल जाएगा, दोनों कटान जो है एक दूसरे को काटेगा नहीं, जो आपका त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है, ये है इसका थ्योरम कॉन्सेप्ट। अब है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, घुमाव थोड़ा सा अंतर क्या है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होती है। तो जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है तो यहाँ दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होगी। अब इसी त्रिभुज में आप देख लीजिए कि 4 घटा 3 कीजिए, 4 घटा 3 ये 5 से छोटा है, 4 घटा 3, 4 और 3 को घटा दीजिए। जैसे यहाँ पर 4 जोड़ 3 किया तो 5 से बड़ा हो गया, और 4 में 3 घटाएंगे तो 4 में 3 घटेगा, 1 बचेगा, 1 जो है छोटा है 5 से। अब इसी में आप कीजिए फिर 5 घटा 3 छोटा है 4 से, 5 में 3 घटेगा 2 बचेगा, 2 छोटा है 4 से। 5 घटा 4 छोटा है 3 से, 5 में 4 घटा दीजिए 1, 1 छोटा है 3 से। तो ये दो इसका नियम है कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, और त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है। अब क्या कहता है, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण उसके प्रत्येक अंतःकोण से होता है। अब देखिए अभी तुरंत बताएं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, किसी त्रिभुज में बहिष्कोण, देखिए यदि आप इसके सारे बहिष्कोणों को आप निकालते हैं, क्रम से भुजा को मैंने बढ़ा दिया ए बी सी, ठीक है। मान लिया जाए ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये कितनी डिग्री है, 80 डिग्री है। यदि आप बहिष्कोण निकालते हैं, ये 80 डिग्री है तो ये सरल रेखा है, ये कैसा रेखा है, सरल रेखा है। ये 80 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। ये 60 डिग्री है तो ये सरल रेखा पर बने कोनों का 180 होता है, तो ये कितनी डिग्री होगा, 20। ये 40 डिग्री है तो ये सरल रेखा है, ये 140 डिग्री होगा। तो वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है, 9 नंबर कह रहा है कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण उसके प्रत्येक अंतःकोण से, बाह्य कोण जो है प्रत्येक अंतःकोण, आप किसी भी बाह्य कोण को देख लीजिए, जैसे प्रत्येक अंतःकोण से 40 से बड़ा है, 60 से बड़ा है, 80 से बड़ा है। फिर इस बाह्य कोण को आप देखिए 180 डिग्री है। देखिए यहाँ पर जैसे अंतःकोण 40 60 80 है, आप किसी भी बाह्य कोण से मिलान कीजिए। 40 से हमेशा जो है ये तीनों बाह्य कोण बड़ा है। 40 से देखिए ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। 60 से तुलना कीजिए, 60 से भी ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। 80 से तुलना कीजिए, 80 से 180 बड़ा है, 140 बड़ा है, 120 बड़ा है। तो यानी कि हमेशा बड़ा होगा। प्रत्येक अंतःकोण जो होगा बाह्य कोण से, बाह्य कोण से, बाह्य कोण उसके प्रत्येक अंतःकोण से, बाह्य कोण जो होगा उसके प्रत्येक अंतःकोण से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ये हमारा होगा आंसर। अब ये 9 नंबर हो गया। अब हम देखते हैं 10 नंबर। हमारा 10 नंबर क्या कहता है कि किसी त्रिभुज का केंद्रक उसके तीनों मध्यिकाओं को डॉट डॉट डॉट। तो पहले केंद्रक और माध्यिका के बारे में हम फिगर से समझते हैं, हम फिगर बनाते हैं। मध्यिका किसको कहते हैं ये पहले समझना होगा। देखिए किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को, जैसे बीसी का मध्य बिंदु हमने डी ले लिया, इसको इसके सम्मुख शीर्ष से मिला दिया। इसका मध्य बिंदु ई ले लिया, इसके सम्मुख शीर्ष से इसको मिला दिया। इसका मध्य बिंदु एफ ले लिया और सी के सम्मुख, इसके सम्मुख शीर्ष सी से मिला दिया। अब यहाँ पर जो ये काटा इसका नाम है केंद्रक। इसका नाम क्या है, केंद्रक। तो ये क्वेश्चन क्या पूछता है कि किसी त्रिभुज का केंद्रक उसके तीनों मध्यिकाओं को डॉट 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 में बांटता है। ये केंद्रक जो है
तीनों मध्यिका को, यहाँ पर हम मध्यिका, जैसे ये एडी मध्यिका है, कैसा मध्यिका है, एडी, एडी को दो भागों में ये बांट रहा है, एजी और जीडी। तो ये एजी अनुपात जीडी पूछा है कि एजी अनुपात जीडी क्या होगा। अब जैसे है बीई, बीई एक मध्यिका है, आप देख पा रहे हैं ना, बीई एक मध्यिका है, तो बीई में जो है बीजी अनुपात जीई, बीजी अनुपात जी, और फिर सीएफ एक मध्यिका है, तो सीजी अनुपात जीएफ। ये कितने अनुपात में बांटता है, तो तीनों मध्यिकाओं को ये 2:1 में बांटता है, तीनों मध्यिकाओं को 2:1 में। 2 अनुपात शीर्ष के तरफ होता है, इधर से शीर्ष के तरफ से 2 अनुपात यानी 2 भाग होता है, और शीर्ष के नीचे कितना भाग होता है, 1 भाग होता है। देखिए एजी अनुपात जीडी, एजी जो है 2 अनुपात होगा यानी 2 भाग, और जीडी 1 भाग होगा। सीजी 2 अनुपात होगा, सीएफ जीएफ जो है 1 भाग होगा, फिर बीजी जो है 2 भाग होगा, और जी। ये था हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप फिगर के माध्यम से अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और हमारा जो है यही कहता है, इसका मध्यिका का यही नियम है कि मध्यिका जो है, केंद्रक जो है मध्यिका को 2:1 में बांटता है। अब हम देखते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन 11। दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबिक दूरी पूछा है। दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबिक दूरी को क्या कहते हैं। अब हम दो समांतर रेखा खींच के आपको दिखाते हैं। जैसे ये हमारा है दो समांतर रेखा, इसके बीच की लंबिक दूरी कहता है कि मान लिया जाए ये ए बी, ये सी डी है, इसके बीच की लंबिक दूरी पूछा जा रहा है। आप कहीं से भी इसके बीच की लंबिक दूरी आप नाप सकते हैं, हजारों करोड़ों जगह आप नापेंगे लंबिक दूरी, यानी 90 डिग्री के कोण पर कहा जा रहा है। तो वो 90 डिग्री के कोण पर जब नापा जाएगा, जैसे इसका नाम दे दिया हम LM, इसका नाम हमने दे दिया PQ, इसका नाम दे दिया RS, तो LM बराबर क्या हो जाएगा PQ, और बराबर क्या हो जाएगा RS। यानी हमेशा क्या होता है, लंबिक दूरी हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, समान होगा। अब इसी को आप जरा सा थोड़ा सा इस तरह समझिए, जैसे इस तरह आप नाप दिए, ठीक है। और आप फिर देखिए, आप थोड़ा सा आप समझिएगा, इसी तरह से आप समझ जाइएगा। और यहाँ पर देखिए, इसका नाम दे दिया PQ और इसका नाम दे दिया RS। अब आप देख पा रहे हैं, देखने में भी लग रहा है कि PQ छोटा है, RS बड़ा है। क्यों बड़ा है और छोटा है, ये लंबिक दूरी नहीं है। ये लंबिक दूरी PQ और RS जो नहीं है, 90 डिग्री का कोण ये नहीं बना के खींचा गया है, तो इसीलिए लंबिक दूरी यहाँ पर कहा जाता है, ऐसी दूरी नहीं। यदि आप ऐसे दूरी बोलेंगे कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो वो छोटी बड़ी हो सकती है, ठीक है, छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन वो जो है समान नहीं हो सकती है, ठीक है। तीनों हो सकती है, यानी छोटी हो सकती है, बड़ी से हो सकती है, और समान भी हो सकती है, लेकिन लंबिक दूरी जो है हमेशा समान हो सकती है। मान लिया जाए आप अंदाजी भी खींच रहे हैं और 90 डिग्री का कोण बन गया, तो समान भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर। हमारा 12 नंबर क्या कहता है, एक्स अक्ष से लंबिक दूरी को क्या कहते हैं। अब देखिए, एक्स अक्ष से कह रहा है लंबिक दूरी, एक्स अक्ष, पहले आप समझिए, देखिए फिगर बनाते हैं। ये है एक्स, ये है एक्स डैश, ये है वाई, और ये है वाई डैश। यहाँ पर आपका मूल बिंदु हो गया 0 0। अब ये पूछा एक्स अक्ष से लंबिक दूरी। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है एक्स अक्ष है, यहाँ से यहाँ तक जो है एक्स अक्ष है, और यहाँ से यहाँ तक वाई अक्ष है। इससे कहता लंबिक दूरी। अब देखिए, आपको पता है इधर आप क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, इधर 1 लिखते हैं, इधर 2 लिखते हैं, फिर इधर -1 -2 -3 लिखते हैं, इधर -1 -2। अब ये लंबिक दूरी कहा जा रहा है। तब यहाँ से मान लिया जाए आप लंबिक दूरी, तो इधर जाइएगा, आप 90 डिग्री का कोण बनाइएगा। तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, जैसे अब यहाँ मान लिया जाए कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है, इसका आप निर्देशांक कितना लीजिएगा, तो यहाँ से यहाँ का दूरी आप कितना लिए, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना लिए, 2 है, एक्स अक्ष में 2 है, तो आपने यहाँ पर 2 ले लिया। और यहाँ से यहाँ का दूरी आपने कितना लिया, मान लीजिए ये 3 है, यहाँ पर 2 देते हैं। यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, 3 है। तो आपने जो यहाँ से जो लंबिक दूरी लिया वो किसको लिया, 3 लिया। और ये 3 क्या चीज़ है, ये 3 क्या चीज़ है, एक्स और वाई। पहला वाला जो होता है वो कोटि भुज होता है, और दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। दूसरा को क्या कहते हैं, यानी कि वाई एक्स अक्ष से जो दूरी ले रहे हैं, तो वो कहाँ जा रहे हैं, हम वाई में जा रहे हैं।
कि कितना दूर हम ऊपर गए, यानी वाई अक्ष में हम कितना ऊपर गए। यहाँ से हम वाई अक्ष में कितना ऊपर गए, तो 3 ऊपर गए, तो ये हमारा कोटि हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, कोटि हो जाता है। एक्स अक्ष से लांबिक दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष से लांबिक दूरी, लांबिक दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, कोटि। ठीक है, अब भुज और कोटि समझ गए होंगे कि भुज किसको कहते हैं। जैसे यहाँ पर किसी चीज़ का निर्देशांक हम एक्स और वाई लिखते हैं, दो तीन लिखते हैं तो एक्स और वाई है, तो दूसरा जो होता है कोटि होता है। क्यों कोटि होता है, ये बताता है कि एक्स अक्ष से कितना ऊपर गया। अब यदि आप नीचे आप आते हैं, इधर आते हैं, तो भी तो एक्स अक्ष से इधर आ गया। मान लिया जाए यहाँ पर हमारा -4 आता है, ठीक है, यहाँ पर 2.5 आया एक्स में और इधर हमारा -4 आता है, तो ये हमारा -4 यानी कि एक्स अक्ष से कितना नीचे गए, तो -4 गए, ये हमारा -4 क्या होगा, कोटि होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, एक्स अक्ष से लांबिक दूरी था। एक्स अक्ष से लांबिक दूरी, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, जस्ट उसका उल्टा है, वाई अक्ष से लांबिक दूरी। अब देखिए आप यहाँ पर कि यहाँ पर वाई अक्ष से आप लांबिक दूरी जा रहे हैं, यहाँ से मान लिया जाए आप यहाँ कहीं से आप यहाँ से लांबिक दूरी इधर चले गए, इधर आप जहाँ भी चले गए, तो अब देखिए वाई अक्ष में लांबिक दूरी आप जा रहे हैं, तो यहाँ से आपका इतना कितना है, ठीक है, तो यहाँ से आप कितना दूर गए, इधर तो -3 गए। तो यहाँ से जो लंबा इधर जो गए या यहाँ से इधर जो आप गए, तो ये किधर गए, एक्स अक्ष में गए, तो एक्स अक्ष में -3 चले गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष में आप कितना है, -3 है, और यहाँ से यहाँ आप कितना है, 2 हैं। तो यहाँ यदि आप चले आते हैं तो ये वाई अक्ष से दूरी है, और वाई अक्ष से दूरी आपका क्या कहलाएगा, -3 है, तो ये कहलाएगा भुज, और -2 तो आपका है, +2 तो आपका कोटि है। यहाँ से आप गए हैं, तो आप कहीं से भी जा सकते हैं। अब यहाँ से खींचिए या यहाँ से आप खींच सकते हैं, जैसे यहाँ से आप यहाँ आते हैं, कहीं से आप आते हैं तो वाई अक्ष से जब दूरी लिया जाएगा। वाई अक्ष से जब इधर जाते हैं या वाई अक्ष से इधर जाते हैं, तो आप किधर जा रहे हैं, आप एक्स के दिशा में जा रहे हैं ना। तो ये है, ये जो है हमारा है कॉन्सेप्ट, यानी कि वाई अक्ष से दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। वाई अक्ष से लांबिक दूरी, वाई अक्ष से लांबिक दूरी को भुज, या दूसरा नाम भी है इसको, एक्स निर्देशांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक भी कहते हैं। और कोटि को हम लोग क्या कहते हैं, वाई निर्देशांक भी कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वाई अक्ष से लांबिक दूरी को भुज कहते हैं, और एक्स अक्ष से लांबिक दूरी को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। बहुत लोग इसमें घबरा जाता है, और एक्स अक्ष से लांबिक दूरी जब पूछा जाता है तो वो भुज लिख देता है, और वाई अक्ष से लांबिक दूरी जब पूछा जाता है तो वो कोटि लिख देता है। वो समझता है कि एक्स को भुज और वाई को कोटि। नहीं, ये लांबिक दूरी पूछा है, इसको आप अच्छी तरह से समझने का आप प्रयास करेंगे। अब देखते हैं हम नंबर 14, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है। तब 2 चर वाला रैखिक समीकरण, जैसे हमारा समीकरण है x + y = 5, यदि आप इसका आलेख खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो यह एक सरल रेखा होता है। कैसा रेखा होता है, आप पढ़ चुके होंगे, सरल रेखा होता है इसका यदि आप आलेख खींचते हैं, ठीक है। अब देखिए हम 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने अपरिमेय संख्या होते हैं। 15 नंबर, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने अपरिमेय संख्या होते हैं। तब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर हमारा कहता है 2 परिमेय संख्या। अब जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं, 3/5, एक उदाहरण है 3/5 और 4/5 ले लेते हैं। तब देखिए 3 में 5 से भाग दे दीजिए, 3 में 5 से आप भाग देते हैं तो हमारा कितना होता है, 0.6 होता है। और 5 में 4 से भाग देते हैं, 4 में 5 से भाग देते हैं तो 0.8 होता है। अब 0.6 और 0.8 के बीच का अपरिमेय संख्या कह रहा लिखने के लिए, तो 0.6 और 0.8 के बीच का हम अपरिमेय संख्या आपको दिखा रहे हैं। जैसे 0.6 है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.60 601 6001 6002 6003 फिर 6004। तो इस तरह से
हम बहुत सारे संख्या इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे संख्या को हम लिख सकते हैं। ठीक है, और उसका उदाहरण बता रहे हैं, जैसे हमारा है 0.32 और एक परिमेय संख्या दशमलव परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किए हैं तो एक हमारा है 0.35 है। अब यहाँ पर हम इसके बीच में अपरिमेय संख्या क्या लिख सकते हैं, तो 0.321 3211 3211 321111 321111 5 ठो बन देंगे। अब देखिए कि ये 32 यहाँ 321 लिए, हमको यहाँ क्या चाहिए 35 चाहिए। अब इसके बीच का संख्या है ये 3.2 के बीच का संख्या 0.321। तो इस प्रकार से बहुत सारा संख्या हम ले सकते हैं। तो यानी कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितने अपरिमेय संख्या होते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, अनगिनत। अब 16 नंबर हमारा क्या कहता है हिसाब, 3 + √2। 3 + √2 देखिए 3 + √2 ये एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय जोड़ और परिमेय, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, परिमेय जोड़ अपरिमेय। परिमेय जोड़ अपरिमेय ये हमेशा, परिमेय जोड़ अपरिमेय जो है हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा हमेशा अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, परिमेय में अपरिमेय हम जोड़ते हैं तो हमेशा ये अपरिमेय होता है। जैसे देखिए 2 + √3, 3 + √2, 4 + √5, 6 + √3। और इसका घटाव भी अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय घटाव अपरिमेय भी होता है। जैसे देखिए 2 - √3, 6 - √2, 6 - √5। तो ये सारे जो अपरिमेय संख्या है, परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय होगा, परिमेय में अपरिमेय को घटा देंगे तो भी हमारा जो है अपरिमेय संख्या ही होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है, 5 पर पावर 2/3 इसको कहता है करनी के रूप में बदलने के लिए। तो हमारा करनी का कॉन्सेप्ट क्या है, n√a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, a पर पावर 1/n हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो इसको यदि हम करनी के रूप में, ये अब देखिए घातीय संकेतन में ये है, ये करनी के रूप में यदि हम इसको लिखते हैं तो हमारा रूट हो जाएगा ऐसे, और ये जो 3 जो है ये करनी चिन्ह है, ये 3 हो जाएगा और 5 पर पावर 2 हो जाएगा। तो ये हमारा है करनी। और एक दो हिसाब बता देते हैं, 3 पर पावर मान लिया जाए 4/7 लिखा है, तो इसको करनी में लिखेंगे तो ये 7 जो है इधर नीचे आ जाए, पीछे आ जाएगा और 3 पर पावर 4 हो जाएगा। यदि 3 पर पावर -2/3 लिखा है तब इसको कैसे लिखेंगे, तो 1/3 पर पावर 2/3 लिखेंगे और फिर अब इसको बदलेंगे करनी में, तो हमारा ये 3 जो है, ये 3 बटा में जो है इधर आ जाएगा और 3 पर पावर कितना आ जाएगा। जब माइनस में रहता है तो पहले इसको हम धनात्मक में बदलते हैं। धनात्मक में बदलने का नियम है, आप हमारे करनी का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिएगा तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आप समझ जाइएगा। तो इसको पलटनियाँ मरवा देते हैं, एक को ऊपर, अंश को ऊपर, हर को नीचे ले जाते हैं और फिर ये अब इस तरह का पॉजिटिव आ गया, 3 पर पावर 2/3 जो पॉजिटिव है, अब इसको हम करनी के चिन्ह में बदल दिए। अब हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 18 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है 5x² y³ z4 परिमेयकारी गुणक पूछा है। ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक कह रहा है। तो परिमेयकारी गुणक यानी कि इसको कितना से गुणा कर दिया जाए, इसको कितना से गुणा कर दिया जाए जो ये परिमेय संख्या बन जाएगा, कितनी कौन कैसी संख्या से गुणा कर दिया जाए जो ये परिमेय बन जाए, परिमेयकारी गुणक कहता है। गुणक मतलब गुणा, परिमेय संख्या बनाने के लिए कितना से गुणा कर दिया जाए। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे, तो देखिए जब यहाँ पर करनी चिन्ह, ये करनी चिन्ह 5 दिया है, ये मतलब है कि कोई भी संख्या यदि 5 बार अंदर में गुना रहता है तो 1 बार निकलता है। तो हमें तो सबको रूट से बाहर निकालना है, तो यहाँ पर 2 है, हमको 5 की ज़रूरत है, तो यानी इसको कितना से गुना करेंगे, 3 से। यहाँ पर y पर पावर 3 है तो इसको 2 से, z पर पावर 4 है तो इसको 1 से गुना करेंगे। तो ये हमारा हो गया परिमेयकारी गुणक। ठीक है, अब यदि इसको हम गुना करते हैं, ठीक है, तो इसको यदि हम गुना करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है, x पर पावर 2, y पर पावर 3, z पर पावर 4 गुना x पर पावर 3, y पर पावर 2, z पर पावर 1। अब देखिए ये क्या हो जाता है, 2 और 3, x पर पावर 5, y पर पावर 5, z पर पावर भी 5 हो जाता है ना, 3 2 5, 4 1 5। अब देखिए इससे हम
एक x निकालेंगे, इससे एक y निकालेंगे, एक z निकालेंगे। चूँकि यहाँ पर 5 जो है 5वीं श्रेणी की करनी है और कोई संख्या यहाँ 5 बार गुना है तो एक बार हम निकाल दिए और ये हमारा कैसा संख्या बन गया, परिमेय संख्या बन गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं परिमेयकारी गुणक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, घातीय रूप में लिखें। ये करनी में है, ये किस रूप में है, करनी में है और इसे कहता है घातीय रूप में लिखने के लिए। तभी तुरंत इस तरह का हिसाब बताएं कि 5 पर पावर 2/3 हो जाएगा, 5 पर पावर 2/3। ये जो नीचे पीछे जो करनी चिन्ह है ये बटा में आ जाता है। जैसे और उदाहरण दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर 6 रहेगा और 2 पर पावर 3 रहेगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 3/6 लिखेंगे। 7 रहेगा पीछे और 8 बटा पावर 4 रहेगा, 8 पर पावर 4, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 8 पर पावर 4/7 लिखेंगे। ये हमारा घातीय संकेतन, ये हमारा घातीय संकेतन, ये हमारा घातीय संकेतन है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। हमारा 20 नंबर क्या कहता है, 3 + √2 के संयुग्मी करनी को लिखें। संयुग्मी करनी कहा जा रहा है तो संयुग्मी करनी जो होता है जस्ट इसका उल्टा चिन्ह में आपको लिखना है। संयुग्मी करनी 3 + √2 है, इसका उल्टा चिन्ह लिखिए, संयुग्मी करनी, इसका उल्टा चिन्ह 3 - √2 हो जाएगा। अब मान लीजिए 2 + √3 है तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, इसका संयुग्मी हो जाएगा 2 - √3। ये भी हमारे करनी कॉन्सेप्ट को आप देखिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि संयुग्मी करनी क्या होता है। यानी जस्ट उल्टा चिन्ह में लिखना है, जो भी लिखा हुआ है, 2 करनी लिखा है, 2 करनी के बीच में जो चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, करनी के बीच में जो चिन्ह दिया हुआ है उसको अब उल्टा चिन्ह में, यदि प्लस है तो माइनस लिख दीजिए, माइनस है तो प्लस आप लिख दीजिए। 3 - √2 है तो इसका संयुग्मी क्या होगा, 3 + √2 होगा। और ये था हमारा आज का 20 में 20 क्वेश्चन आज हम हल करके आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करके दिए हैं। आप लोग अच्छी तरह से इसको अध्ययन कीजिए, अच्छे से देखिए और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आता होगा, अच्छे से आप लोग समझ जाते होंगे। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाइए और बीच बीच में वीडियो को देखकर लाभ भी उठाया कीजिए। जय दुर्गा माता।